गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे बच्चों, सजीवों में श्वसन। बच्चों हम सब जानते हैं कि सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है और ये भी जानते हैं कि सजीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, है ना, ये सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं जिनमें श्वसन की क्रिया होती है ना। यानी कि श्वसन की क्रिया किन में होंगी बच्चों, जो सजीव होंगे, है ना। निर्जीव में तो श्वसन की क्रिया होती नहीं है। तो सजीव के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। तो हम देखते हैं सजीवों में श्वसन, किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। 10.1 मनुष्य में श्वसन। अक्सर हमारे सामने जब ट्रक या ट्रैक्टर धुआं छोड़ते हुए निकलता है तो हम या तो नाक बंद कर लेते हैं अथवा श्वास रोक लेते हैं। ठीक है बच्चों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। आप देखते हैं यदि ट्रक या ट्रैक्टर या फिर कोई और बसेस वगैरह जो जहरीली धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, या फिर कोई बाइक का धुआं हो गया, है ना, तो हम क्या करते हैं, अपना नाक बंद कर लेते हैं। और या तो फिर नाक नहीं बंद करते हैं तो अपना सांस रोक लेते हैं। ठीक है, तो श्वास रोक लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। धुएं से हमारा दम घुटता है ना। हम ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि धुएं से हमारा दम क्या होता है, घुटने लगता है हमारा। और इस कारण हम श्वास के साथ नाक से धुएं को अंदर नहीं जाने देना चाहते, है ना। जब हम सांस लेते हैं बच्चों तो सांस के साथ हम धुएं को अंदर नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सांस रोक लेते हैं। तो हम सांस के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं, आइए इसे जानें। बच्चों हम सभी जानते हैं सांस के द्वारा हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, और क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो नाक की गुहा एक पट्टी द्वारा 2 भागों में बटी होती है। जो नाक की गुहा है बच्चों, ये एक पट्टी द्वारा कितने भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। प्रत्येक भाग में एक नासिका छिद्र होता है ना। नासिका छिद्र आप लोग यहाँ पर नासा छिद्र डायग्राम के द्वारा भी समझते चलेंगे। यहाँ पर नासा छिद्र पाया जाता है। तो एक नासिका छिद्र होता है। नासिका गुहा में क्या पाया जाता है बच्चों, श्लेष्मा व छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं। एक श्लेष्मा झिल्ली होता है बच्चों, जो हमारे नासिका गुहा में पाया जाता है। और जो छिद्र होते हैं बच्चों छोटे छोटे, उनमें बाल पाए जाते हैं। बताइए इनके क्या कार्य हैं। जो श्लेष्मा झिल्ली पाए जा रहे हैं नासिका गुहा में, और जो छोटे छोटे छिद्र, जो नासिका के छिद्र हैं उनमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो इनका क्या कार्य है बच्चों, ये श्लेष्मा और छोटे छोटे बाल का क्या कार्य है, इनके बारे में हम जानते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु नासिका गुहा से होती हुई श्वास नली में आती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है बच्चों, वो क्या होती है, नासिका गुहा से होती हुई श्वास नली में आती है। यहाँ पर आप लोग देखिए, नासा छिद्र के द्वारा जब हम सांस लेते हैं बच्चों, सांस लेते हैं तो ये श्वास नली से होते हुए किस प्रकार से आती है हमारे फेफड़ों तक। तो ये देखेंगे हम कि श्वास नली में आती है, आगे जाकर श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये क्या है, श्वास नली है। जब ये श्वास नली आगे चल जाती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर का भाग और एक इधर। आप लोग देख सकते हैं ये 2 भागों में किस तरह से बटी हुई है। ये 2 भागों में जो बटी हुई है इसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। ठीक है, तो आगे जाकर श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। फेफड़े एक गुहा में स्थित होते हैं, जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। ये जो फेफड़ा है बच्चों, ये क्या है, ये फेफड़ा है। और ये फेफड़ा क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, और ये स्थित होता है तो जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे वक्ष गुहा भी कहते हैं। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। ठीक है बच्चों, आप सभी मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, है ना।
और हमारे जो एरिया है पानी टंकी, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं, है ना। अभी तो लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से आप लोग नहीं देख सकते, पर बहुत बच्चे देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं बाद में देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, अनेक कोष में भी देखे होंगे, अनेक कोष भी देखे होंगे। ठीक इसी प्रकार फेफड़ों में भी अनेक कोष पाए जाते हैं, जिन्हें वायु कोष कहते हैं। इनकी दीवारें पतली झिल्ली की बनी होती हैं। तो आप लोग डायग्राम में देखेंगे बच्चों, वायु कोष, ये जो गोल गोल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, है ना, हल्का येलो कलर में, तो ये वायु कोष है बच्चों। इनमें वायु भरा होता है। ठीक है, इनकी दीवारें क्या होती है, बहुत पतली झिल्ली की बनी होती है, जिसमें पतली पतली रक्त वाहिनियाँ होती हैं, है ना। इनमें पतली पतली क्या होती हैं, रक्त वाहिनी होती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो पतली पतली है ये वाले पार्ट्स, है ना, ये रक्त वाहिनियाँ हैं। यानी कि रक्त का, ब्लड का रक्त का वाहिनियाँ हैं, मतलब कि जो नली है, नली आकार के, है ना, रक्त को यहाँ पर पहुँचाने का कार्य करते हैं ये। तो श्वसनी के अंतिम सिरे इन्हीं वायु कोष में खुलते हैं। ठीक है, जो श्वसनी के जो अंतिम सिरे हैं इन्हीं वायु कोष में खुलते हैं। फेफड़ों के नीचे एक मांसल पट पाया जाता है ना। जो बच्चों ये फेफड़ा है ना, ये क्या है, हमारा फेफड़ा है। तो इसके नीचे क्या पाया जाता है, एक मांसल पट पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, इसके नीचे ये मांसल पट है, जिसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, है ना। ये जस्ट फेफड़ा के नीचे पाया जाता है, ये फेफड़ों से जुड़ा रहता है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री, हम मापक, फीता या फिर सूतली लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मापक फीता लिया हुआ है, या फिर आप मापक फीता नहीं है तो उसकी जगह पे सूतली भी ले सकते हैं। अब देखते हैं, मापक फीते या सूतली से अपने साथी के सीने की माप लें। फीते या सूती के छोरों को ढीला पकड़ें, है ना। हमें क्या करना है, जो या तो हम सूतली लिए हैं, या फिर हम जो मापने के लिए टेप भी ले सकते हैं, जिन्हें मापक फीता भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से फीते या फिर सूतली के छोरों को क्या करना है, हमें ढीला पकड़ना है। अब अपने साथी से गहरी सांस लेने को कहें, है ना। अपनी साथी से क्या कहना है, गहरी सांस लेने के लिए। आप लोग सांस लेकर देखिए, गहरी सांस लेकर देखिए क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, जब आप गहरी सांस लिए और उसकी छाती को पुनः माप लें, तो चित्र 10.2 आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सीने की माप लेना। आपने दोनों मापों में क्या अंतर पाया। उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर आप समझ गए हैं कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, जब हम सांस लेते हैं तब वक्ष ऊपर उठता है तथा डायफ्राम नीचे होता है। जब फेफड़े फैल जाते हैं, फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है तथा ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है ना। ऑक्सीजन युक्त जो वायु होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, फिर फेफड़ों में पहुंच जाती है। चित्र 10.3 में हम देखते हैं, सांस छोड़ते समय वक्ष नीचे आता है और डायफ्राम ऊपर उठता है। फेफड़ों में वायु का दबाव बढ़ जाता है, यानी कि फेफड़ों में जो वायु का दाब होता है बच्चों वो बढ़ जाता है। तो हम 10.3 का नंबर में देखेंगे, जब फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है बच्चों तथा ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है, तो सांस छोड़ते समय वक्ष क्या होता है, नीचे जाता है ना, और डायफ्राम ऊपर उठता है। तो इसे हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। और फेफड़े सिकुड़ते हैं, जिससे फेफड़ों में भरी वायु बाहर निकल जाती है। चित्र 10.3 ख नंबर को देखेंगे, है ना, किस प्रकार से फेफड़े सिकुड़ते हैं, किस प्रकार से फेफड़े फूलते हैं हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने से बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना। जब हम सांस लेते हैं बच्चों
तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं बच्चों तब जो वक्ष होता है वो ऊपर की ओर उठता है और डायफ्राम नीचे जाता है ना। ये तीर का निशान भी है, आप लोग तीर के निशान से भी आसानी से समझ सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वक्ष क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है वक्ष गुहा, और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर होते हैं, और फेफड़े क्या होते हैं, फूल जाते हैं, है ना। फेफड़े फैल जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो वक्ष गुहा होता है वो ऊपर की ओर उठता है, और जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे होता है, और हमारा जो फेफड़ा होता है वो फैल जाता है। ठीक है, फैल जाएगा। अब फेफड़ों में क्या होगा बच्चों, जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है ना। वायु का दाब कम हो जाता है बच्चों, तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद फिर से ऑक्सीजन युक्त जो वायु है हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। बच्चों, जब हम सांस छोड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, तीर के निशान के थ्रू भी हम जानते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमारा क्या होता है, नीचे की ओर आता है, और जो हमारा डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की ओर उठता है, और जो हमारा वक्ष गुहा है वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, आप लोग सांस जब लेते हैं तो भी आपको महसूस हो जाएगा कि किस प्रकार से हम जब सांस लेते हैं तो हमारा वक्ष गुहा ऊपर की ओर उठता है और डायफ्राम नीचे की ओर होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है बच्चों वो क्या होता है, नीचे की ओर, वक्ष नीचे की ओर, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, इस प्रकार श्वास का लेना और छोड़ना श्वास क्रिया का श्वासोच्छ्वास कहलाता है। जब ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में वायु कोशों में पहुँचती है तब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन युक्त हम वायु फेफड़ों के वायु कोश में पहुँचती है ना, जब हम श्वास लेते हैं बच्चों तो ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे अंदर जाती है ना, कहाँ, फेफड़ों के वायु कोशों में पहुँचती है ना। जब हम सांस लेते हैं तब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है ना। हम जानते हैं बच्चों, जो रक्त है उनमें क्या घुली हुई होती है, ऑक्सीजन। तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन को क्या कर ली जाती है, ले ली जाती है, तथा पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन शर्करा से क्रिया करती है ना। क्या करती है, जितने भी कोशिकाएं हैं वहाँ पर पहुंचकर, कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन शर्करा से क्रिया करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प व ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। जब वो जो ऑक्सीजन है ये शर्करा से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प व ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा विशेष अणुओं में संचित हो जाती है ना बच्चों। संचित मतलब क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है ना। तो जो इस प्रकार उत्पन्न जो ऊर्जा होता है वो विशेष अणुओं में संचित हो जाती है। शर्करा प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प प्लस ऊर्जा। अब आप समझ गए होंगे कि सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो बच्चों, आप सभी समझ गए कि ऊर्जा सजीवों के लिए कहाँ से प्राप्त होती है। जब हम ऑक्सीजन अपने श्वास की क्रिया द्वारा, हम जब सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, शर्करा से क्रिया करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और ऊर्जा, ये तीन चीज़ क्या करते हैं, ये उत्पन्न होती है। और उत्पन्न होने के बाद जो विशेष अणुओं में ये ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है ना। तो हम समझ चुके हैं बच्चों कि सजीवों में जो कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो जो संचित ऊर्जा है बच्चों, यही ऊर्जा कार्य करने में सहायक होती है। श्वसन के दौरान ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है
है ना। जब श्वसन की क्रिया होती है बच्चों, तो श्वसन के दौरान जब सांस लेते हैं उसी समय ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इन क्रियाओं में एंजाइम क्रिया की गति को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो श्वसन की क्रिया होती है बच्चों, इसमें जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, इन क्रियाओं में क्या होती है, एंजाइम क्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। ये रासायनिक क्रियाएं सभी जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। ये जो रासायनिक क्रिया है बच्चों, ये सभी जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन बैक्टीरिया से मनुष्य तक सभी में संपन्न होता है ना। अब आप लोग जो कोशिका है बच्चों, आप सभी समझ रहे हैं कोशिका किसे कहते हैं। जो हमारा शरीर है बच्चों, है ना, ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर कोशिका बना होता है। कोशिकाओं से ही मिलकर ऊतक बनते हैं, आप सभी को पता है। ऊतकों से मिलकर ही अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनते हैं, और अंगतंत्र से मिलकर ही हमारा जो शरीर का निर्माण होता है ना। तो बच्चों, आप सभी जान गए कोशिका के बारे में। तो जितने भी जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती हैं रासायनिक क्रियाएं, इसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन बैक्टीरिया से मनुष्य तक सभी में संपन्न होता है ना। जो कोशिकीय श्वसन होता है बच्चों, ये बैक्टीरिया, आप सभी पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के बारे में ये जो पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो श्वसन बैक्टीरिया से मनुष्य तक सभी में संपन्न होता है। अब हम देखते हैं 10.2 अन्य जंतुओं में श्वसन। अब अन्य जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मछली है, ये डायग्राम जो है एक मछली का है। मछली के गलफड़े को हम देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि गाय, भैंस, सांप, छिपकली, पक्षी आदि में हमारी ही तरह फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग हैं, है ना। आप देखेंगे गाय हो गए, भैंस, सांप, है ना, छिपकली, पक्षी, इन सभी में हमारी तरह फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग हैं, है ना। किंतु कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो गलफड़ों से श्वसन करते हैं, है ना। जो मछली है बच्चों, यहाँ पर ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया अपने गलफड़ों के द्वारा करते हैं। आपने देखा होगा कि मछली बार बार मुंह खोलती और बंद करती है ना। मछली क्या करती है, बार बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो ध्यान से मछलियों को देखेंगे कि किस प्रकार से वो बार बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इनके मुंह के दोनों ओर ढक्कन होते हैं, है ना। इनके जो मुंह है, इनके दोनों ओर क्या होते हैं, ढक्कन होते हैं। इन ढक्कनों के भीतर लाल गलफड़े यानी कि गिल्स दिखाई देते हैं। तो आप लोग ये जो गलफड़े हैं बच्चों, इसको आसानी से देख सकते हैं। ये ढक्कन होते हैं और लाल ढक्कन के अंदर ये पाए जाते हैं गलफड़े जो लाल कलर के होते हैं। इसे गिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये मछली में श्वसन अंग है। ये मछली के क्या है, श्वसन अंग हैं, है ना। जिस प्रकार से गाय, भैंस, सांप, छिपकली, पक्षी, है ना, इन सभी के प्रमुख अंग फेफड़े होते हैं। मनुष्य के भी प्रमुख जो अंग श्वसन के हैं वो क्या है, फेफड़े हैं। पर जो मछली है यहाँ पर बच्चों, तो इनके जो प्रमुख अंग है वो फेफड़े नहीं है, क्या है, गलफड़े हैं, है ना। इनके द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं। तो हम देखते हैं ये मछली के श्वसन अंग हैं। चित्र 10.4 में हम देख चुके हैं। मुंह के भीतर या आया पानी जब इनसे होता हुआ बाहर, तब पानी में घुली ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। क्या होता है, जब मुंह से भीतर आया पानी, है ना, मुंह से भीतर आया पानी जब इनसे होता हुआ क्या होता है, बाहर जाता है, तब पानी में जो घुली ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ दी जाती है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर आदि के शरीर में श्वसन नलियों का जाल फैला रहता है ना। जो तितली होते हैं बच्चों, तिलचट्टा होते हैं, मच्छर होते हैं आदि के, इन लोगों के जो शरीर होते हैं बच्चों, शरीर में जो श्वसन
नलियों का जाल फैला रहता है जो शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलती है। इन्हीं की सहायता से ये जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, है ना। सरल जलीय जंतु जैसे अमीबा, हम सभी जानते हैं बच्चों अमीबा एक कोशिकीय जीव है। हाइड्रा शरीर की सतह द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो जो ये अमीबा है बच्चों, हाइड्रा है, ये सभी शरीर की जो सतह होती है इनकी, इन्हीं के द्वारा ये जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। आपने क्या कभी सोचा कि केचुआ गीली मिट्टी में ही क्यों रहता है ना बच्चों। क्या आप कभी सोचे हैं कि केचुआ गीली मिट्टी में ही क्यों रहता है। केचुए में अलग से कोई श्वसन अंग नहीं होते, है ना। केचुए में अलग से कोई श्वसन अंग नहीं होते, पर इसकी त्वचा पतली, गीली और छेदों वाली होती है। जो केचुआ है बच्चों, इनकी त्वचा कैसी होती है, बहुत पतली होती है, गीली भी होती है और छेदों वाली होती है ना, यानी कि छिद्र वाली होती है, जिससे ये श्वसन करते हैं, है ना, जिससे ये क्या कर पाते हैं, श्वसन कर पाते हैं। जोंक, मेंढक, है ना, जोंक मेंढक भी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, परंतु मेंढक जब भूमि पर रहता है तब फेफड़ों द्वारा भी श्वसन करता है। तो यहाँ पर जो मेंढक है बच्चों, इन्हें आपको याद रखना है कि मेंढक क्या करता है, जब पानी में रहता है तो ये अपने त्वचा के द्वारा ही श्वास ले लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है। पर ये जब भूमि पर रहते हैं, मेंढक हम सब जानते हैं बच्चों कि स्थल में भी होते हैं और जल में भी, दोनों जगह रह पाते हैं, इसलिए हम मेंढक को उभयचर कहते हैं। तो जब मेंढक पानी के अंदर रहते हैं तो ये अपने त्वचा द्वारा जो श्वसन की क्रिया है करते हैं, और जब ये भूमि पर होते हैं, भूमि पर रहते हैं, तो तब ये फेफड़ों द्वारा भी श्वसन करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं बच्चों 10.3 पौधों में श्वसन। तो बच्चों हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से जीव जंतु मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है। सभी पौधों जंतुओं की तरह श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों जितने भी सभी जो पौधे होते हैं, जंतुओं की तरह ही सारे पौधे श्वसन में क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पौधे की पत्तियों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। जो पौधों की पत्तियां होते हैं बच्चों, उनमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है ना। हम यूं ही अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। इन जो पत्तियों में छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं की सहायता से हम देख सकते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। जो ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें या तो हम रंध्र कहते हैं या फिर स्टोमेटा कहते हैं। चित्र 10.5 में हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये रंध्र पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम इन्हें देखते हैं अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो इनमें छिद्र जो दिखाई देते हैं इस प्रकार से दिखाई देते हैं। सामान्यतः पत्ती की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है ना। सामान्यतः जो पत्ती की निचली वाली भाग होती है बच्चों, निचली वाली जो सतह होती है, तो सतह पर रंध्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इन्हीं रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, उनकी पत्तियों में जो छिद्र पाई जाती है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, उनमें श्वसन की क्रिया होती है ना। उसी रंध्रों के द्वारा वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जल वाष्प भी इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलती है ना बच्चों। आप सभी जानते हैं
क्या होता है, जब गर्मी के दिनों में अधिक पेड़ पौधों से जो जल है वो वाष्पित होते हैं, है ना। तो जो जल वाष्पित होता है वो कहाँ से होता है, इन्हीं रंध्रों के वजह से होता है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा वो बाहर निकलती है। आपने बड़े वृक्षों के मोटे तनों को देखा होगा। तो बच्चों, हम जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके मोटे मोटे तने को हम देख चुके हैं, है ना। बहुत बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके मोटे मोटे तने होते हैं। इनके ऊतकों को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम जानते हैं बच्चों, हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं का जो समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो पेड़ पौधों में भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना होता है ना। बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं उनके समूह को ही ऊतक कहते हैं बच्चों। तो पेड़ पौधों में भी जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उन्हें हम ऊतक कह रहे हैं। इनके ऊतकों को भी श्वसन के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए छाल में कई रंध्र होते हैं। तो इन्हें जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बच्चों श्वसन के लिए इनकी ऊतकों को, तो इसके लिए जो छाल होती है, जो वृक्ष होते हैं बच्चों उनमें छाल पाया जाता है। तो छाल में कई रंध्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमने सीखा। बच्चों ये चैप्टर अच्छा है, बहुत छोटा था, है ना। अब हम देखते हैं हमने सीखा, तो हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखे। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है। हम सभी जानते हैं बच्चों, जितने भी सजीव होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है उनमें कौन सी क्रिया होती है, श्वसन होती है ना। यानी कि पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है, जीव जंतुओं में भी श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प बाहर छोड़ी जाती है ना। श्वसन की जब क्रिया होती है बच्चों उनमें हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही क्या, जल वाष्प भी बाहर छोड़ी जाती है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, जल वाष्प बाहर छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में कोशिका में उपस्थित पचित भोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, है ना बच्चों। हम पढ़ चुके हैं जो श्वसन की क्रिया में जब ऑक्सीजन क्या करता है, शर्करा से क्रिया करता है। तो ऑक्सीजन शर्करा से क्रिया करने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। तो ऊर्जा शरीर को कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। वो ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है, जो कि ऊर्जा शरीर को जितने भी कार्य करने के लिए वो क्या करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं। गलफड़े, श्वसन नलिकाएं, फेफड़े आदि क्रमशः मछली, तिलचट्टा तथा गाय आदि जंतुओं के श्वसन अंग हैं। तो यहाँ पर गलफड़े, श्वसन नलिकाएं, फेफड़े आदि क्रमशः मछली के, तिलचट्टा के, तो मछली के कौन है बच्चों, गलफड़ा, है ना। ये गलफड़े की सहायता से ये श्वसन की क्रिया करते हैं। और जो श्वसन नलिकाएं हैं बच्चों इनके द्वारा तिलचट्टा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और जंतुओं में गाय, जैसे कि हम गाय को लेते हैं तो ये फेफड़ों के द्वारा फेफड़े इनके श्वसन अंग हैं, है ना। जैसे हमारा श्वसन अंग क्या है बच्चों, हमारा श्वसन अंग हम भी सांस लेने की क्रिया हम नासा छिद्र के द्वारा, है ना, नासिका के द्वारा, नासा छिद्र के द्वारा हमारा जो श्वास उच्छ्वास क्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है, फेफड़ों और डायफ्राम के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं नासाद्वार, श्वासनलिका, श्वसनी फेफड़े मनुष्य के श्वसन अंग हैं। तो हमारा जो श्वसन, मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं, नासाद्वार, नासाद्वार, ठीक है, श्वासनलिका, श्वसनी फेफड़े मनुष्य के क्या हैं, श्वसन अंग हैं। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, ठीक है। रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। रंध्र तथा वात रंध्र पौधों के श्वसन अंग हैं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए बच्चों कि मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है, मछली का, मेंढक का श्वसन अंग, तो आप लोग बता सकते हैं तिलचट्टा का श्वसन अंग। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि जो पौधे हैं
उनका श्वसन अंग कौन सा है? तो आप सभी बता सकते हैं जो रंध्र है तथा वातरंध्र है, यही पौधों के श्वसन अंग है। इन्हीं के द्वारा, वातरंध्रों के द्वारा और रंध्र के द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं। और रंध्र पत्तियों पर तथा वातरंध्र तनों पर होते हैं, है ना। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर पाए जाते हैं, और जो वातरंध्र हैं ये तनों पर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में बनाकर दिखाएंगे बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोग इनका रिक्त स्थानों की पूर्ति करके होमवर्क में लिखकर दिखाएंगे और सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो ये आप लोग सही उत्तर चुनकर भी दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 तक जो सही उत्तर चुनकर लिखना है और मेरे नंबर पर सेंड करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 11 चैप्टर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।